तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें नई चीज़ें पता चलती है। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम अपना इतिहास जान रहे हैं। विज्ञान से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हमें विज्ञान संबंधी जानकारियाँ पता चलती हैं कि दुनिया में किस तरह के शोध हो रहे हैं, क्या प्रगति हो रही है, विज्ञान किस तरह से लोगों की लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं तो भी हमें दूसरे तरह का बल और ज्ञान मिलता है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबके पास ढेरों किताबें होनी चाहिए। अब पढ़ने के अब ई रीडिंग भी उपलब्ध है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप उसी में पढ़िए, मोबाइल लैपटॉप पे पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है, पढ़िए। लेकिन ऐसा कहा जाता है और मुझे भी लगता है कि जो किताबों की खुशबू होती है उसमें कुछ बात होती है। इसलिए किताब पढ़ना एक अलग फीलिंग है। और मैंने बहुत लोगों के, हर तरह के लोगों से मिलना जुलना, आना जाना रहता है। मैंने बहुत लोगों के ड्राइंग रूम्स देखे, लेकिन बहुत सजे होते हैं। जो समृद्ध लोग होते हैं अपने घर के ड्राइंग रूम को बहुत सजाते हैं, तरह तरह से विदेश से चीज़ें लाके ये वो करके जो भी वो कर सकते सजाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ड्राइंग रूम्स में और कभी कभी बेडरूम्स तक में किताबें भर देते हैं। बहुत सजाते नहीं हैं, क्योंकि जो पढ़ने के शौकीन होते हैं उनको उन चीज़ों के लिए बहुत समय नहीं मिलता है। किताबों से अच्छी सजावट मुझे तो नहीं कोई लगती है। अगर कहीं पे किताबें हों वो एक अलग तरह की खुशबू होती है, एक अलग तरह का आभा मंडल होता है। खासकर वकीलों को देखिए, उनके जो चैम्बर्स होते हैं उसके बैकग्राउंड में हमेशा वो कानून, लेकिन वो सिर्फ कानून की उनकी किताबें होती हैं। लेकिन जब विविध तरह की किताबें कहीं पे सजी हों और उनको देखिए, और अगर आप वास्तव में अध्ययन प्रेमी हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, तो आप बहुत मुग्ध और मोहित हो जाएंगे। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए, सभी अखबार पढ़िए, और फिर जो भी समय मिले उसमें किताबें पढ़िए। किताबें खरीदने में दिक्कत हो तो आप ई रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अगर कोई घटना होती है, आप अखबार में कोई घटना आपने देखा कि चंद्रयान 2 जो है वो अपनी चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच गया, आपने ये खबर पढ़ दिया सुबह अखबार में। इसके बाद आपका जो पत्रकार मन है वो जरूर इस बात के लिए छटपटाना चाहिए कि और पढ़ें इसके बारे में क्या है। इससे पहले कितने देशों के यान जो हैं वो चंद्रमा पे जा चुके हैं, और कहाँ कहाँ जा चुके हैं, हमारा ये यान जाके वहाँ क्या करने वाला है, कब से ये जानकारी और फोटो भेजेगा। अब सब कुछ ये सब जानना बहुत आसान है। आप नेट पे जाइए, वहाँ कोई एक कीवर्ड डालिए, इंटर मारिए, आ जाता है, सब पढ़ डालिए। आधा घंटा 20 मिनट में आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे जो किसी दिन आपके बहुत काम आएगा। और ऐसा ही देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में तो आपको आपका जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके लिए उतना पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जर्नलिस्ट से ये अपेक्षा की जाती है, और ये बिल्कुल सही अपेक्षा की जाती है, कि उसको सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए। अगर कहीं कोई बात हो रही है, कोई आपसे कोई सवाल पूछता है, तो आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए कि हमने ये विषय नहीं पढ़ा, हम तो साइंस के स्टूडेंट थे इसलिए हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं, या हम कॉमर्स पढ़ रहे थे इसलिए हम साइंस नहीं जानते। आपको बेसिक चीज़ें सब जाननी होंगी, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए ये संकल्प लीजिए कि आपको जब भी समय मिलेगा, जो भी समय मिलेगा, आप उसमें पढ़ाई करेंगे, किताबें पढ़ेंगे। आप कोई समय बर्बाद मत करिए सोशल मीडिया पर। जितना ज़रूरी है, जिसके बिना आप सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, वो तो मजबूरी हो गई, बीमारी हो गई आपकी, सिर्फ उतना ही समय सोशल मीडिया गुजारिए। बाकी उस पर जो हम लोग रहते हैं सोशल मीडिया पे और मैसेजबाजी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे हमारी या किसी की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होता नहीं है। इसलिए उस पर ज़्यादा समय मत गुजारिए, इसके बजाय बाकी चीज़ें पढ़िए। और आप लोगों को मेरा ये सुझाव है कि अपनी रुचि के हिसाब से सब कुछ पढ़िए, लेकिन एक बार इस देश के, बल्कि दुनिया के जो महापुरुष हुए हैं उनकी आत्मकथाएं जरूर पढ़िए।
उनकी ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़िए। महात्मा गांधी को भी पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़िए, भगत सिंह को भी पढ़िए, कलाम साहब का मैंने जिक्र किया उनको भी पढ़िए, सचिन तेंदुलकर को भी पढ़िए, अब्राहम लिंकन को भी पढ़िए, रोनाल्डो को भी पढ़िए, जो भी है हॉलीवुड के स्टार्स को भी पढ़िए। जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़े लोग हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़िए। तब आपको उनका संघर्ष पता चलेगा और आपके मन में ये भरोसा भी आएगा कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। त्रिपाठी जी ने अपने संबोधन में आग्रह किया था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि पत्रकार बनने के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। कुछ बातें मैंने बताई, लेकिन अब मैं एक बहुत ज़रूरी विषय की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काफ़ी बच्चे यहाँ से भी, इस साल भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने गए थे और बहुत जगह से भी आते हैं और काफ़ी बच्चे हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा संकट जो दिख रहा है वो है भाषाओं के ज्ञान का, खासकर हिंदी को लेकर। नई उम्र के लड़के लड़कियां हिंदी अखबारों में काम करने आते हैं, वो हम लोगों से मिलते हैं अपना बायोडाटा लेके। कई बार हम ऐसे ही उनकी भाषा की समझ परखने के लिए सीधे हम उनसे नहीं कहते कि उनको बुरा लगेगा, वो हर्ट होंगे, तो वो तो नेट में फॉर्मेट पड़े रहते हैं, उसी पे बने हुए अपने बायोडाटा हम लोगों को देते हैं। तो हम उनसे कहते हैं, हम उनको कागज़ देते हैं, पेन देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम बैठ के अपना बायोडाटा हमको हिंदी में लिख के दिखाओ। बहुत दुख होता है, अफसोस होता है और चिंता भी होती है कि ज़्यादातर बच्चे शुद्ध हिंदी में अपना बायोडाटा भी नहीं लिख पाते। हमें चिंता होती है कि ये बच्चे जब अखबार में काम करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। किसी ज़माने में अखबारों को भाषा सीखने का जरिया माना जाता था, लेकिन आज अखबारों की ही भाषा भ्रष्ट हो गई है और हमारे तमाम रीडर्स हमको रोज़ फ़ोन करके और चिट्ठियाँ लिख के हमारा ध्यान दिलाते हैं। वो लोग भी चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या हो रहा है आपके अखबार में। सभी अखबारों में होता है, सिर्फ दैनिक जागरण में नहीं। हम लोग तो काफ़ी ध्यान देते हैं और ठीक करते हैं, कई अखबारों में उससे भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ रहती हैं। ये एक गंभीर संकट है त्रिपाठी जी, और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो जब बच्चों की ट्रेनिंग होती है, जब उनकी पढ़ाई होती है, तो उस समय इस समस्या के निदान के लिए क्या किया जा सकता है। क्या इस तरह की कोई क्लासेस होती हैं जिनमें उनको व्याकरण पढ़ाया जाता हो, शुद्ध हिंदी लिखना सिखाया जाता हो, शुद्ध अंग्रेजी लिखना सिखाया जाता हो। क्योंकि लिखने पढ़ने के प्रोफेशन में अगर आप शुद्ध लिख ही नहीं पाते हैं तो आप कैसे प्रगति करेंगे। अगर आप खूब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध लिखना भी सीखेंगे, लेकिन इस बात को बहुत प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि हमें शुद्ध लिखना सीखना है। अभी जैसा पढ़ने के संदर्भ में मैंने जिक्र किया समय के सदुपयोग का, हम किसी चीज के लिए ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास समय नहीं। कुदरत ने सबको यही 24 घंटे का समय दिया और इसी समय का अपनी अपनी प्राथमिकता के हिसाब से इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने मौज मस्ती की, अपना महत्वपूर्ण समय गंवा दिया, और जिन्होंने समय की कीमत समझी उन्होंने उसी समय में अपने लिए और संसार के लिए बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, रचनाएं की, ग्रंथ रचे, जहाज बनाए और भी बहुत कुछ किया। ये भी जिन्होंने चंद्रयान बनाया उनको भी तो यही 24 घंटे मिलते थे, उनको भी खाना खाना होता था, उनको भी सोना होता था, लेकिन उन्होंने उसी समय में ये सब कुछ किया।
अपनी प्रयोगशालाओं में बैठ गए कि भूख लगी तो कुछ खा लिया, नींद आई तो सो गए, और जगे तो फिर काम करना शुरू कर दिया। जब ऐसा जुनून पालेंगे तभी हम कुछ असाधारण काम कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिए कि जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका बिल्कुल सम्मान नहीं करता। समय का सम्मान करिए, उसकी कीमत समझिए। आज मैं जितनी देर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें जो भी समय गया, ये ना अब हम कभी वापस ला सकते, ना आप कभी वापस ला सकते। सोशल मीडिया पे या और जो दूसरी बेमतलब की एक्टिविटीज़ है, उनमें आप जो भी समय जाया कर देते हैं वो कभी लौटता नहीं। इसलिए हमेशा समय का सम्मान करिए, उसी समय में अपने शौक भी पूरे करिए, लेकिन आपकी जो प्राथमिकता है उसको हमेशा ध्यान में रखिए और उसके लिए अपना तन मन बिल्कुल अर्पित रखिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोच रखा है कि भविष्य में पत्रकार बनेंगे? बहुत बढ़िया। तो जो बातें मैंने बताई आप लोगों को समझ में आई? चलिए, शुक्रिया कि आपने मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनी। ये हमेशा ध्यान रखिए कि औसत लोगों के लिए संसार में कोई विशेष जगह नहीं होती है। इसलिए अगर आपको अपना एक विशेष स्थान बनाना है, आपको कोई विशेष लक्ष्य हासिल करना है, तो उसके लिए आपको ये जो 135 करोड़ लोगों की भीड़ है इस देश में, इससे थोड़ा बाहर निकलना होगा। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा बनना, तो बड़ा बनना है, तो बड़े सपने देखिए, उन्हें हासिल करने के लिए बड़े प्रयास करिए। अपने रोल मॉडल चुनिए, खासकर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के रोल मॉडल आप चुनें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो आपको और सुविधा होगी। और अपना पूरा फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बहुत ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ कि बहुत टैलेंटेड लोगों ने अपना फोकस ठीक नहीं रखा तो उनको वो उपलब्धि हासिल नहीं हुई। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग खेल और क्रिकेट के प्रेमी होंगे। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बचपन के दोस्त थे। दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, दोनों ने साथ साथ कोचिंग ली, स्कूल की एक ही टीम में खेलते थे, दोनों ने मिलकर स्कूल क्रिकेट में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एक कांबली लेफ्ट हैंडर थे, सचिन राइट हैंडर था। और जब वो शुरू में आए थे तो ये बहस बहुत चलती थी कि दोनों में बेटर कौन है, किसका क्लास बेटर है, और वो कभी तय नहीं हो पाया क्योंकि दोनों बहुत अच्छे थे। लेकिन वक्त के साथ ऐसा हुआ कि सचिन जीनियस बने, महान बने, उनको क्रिकेट का धर्म कहा गया, और कांबली पता नहीं कहा, अपना मुंडन करा के कानों में कुंडल पहन के और पता नहीं क्या क्या करके वो कहाँ गायब हो गए। अब कभी कभी कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिखते हैं उचित रूप से। एक इतना टैलेंटेड क्रिकेटर था विनोद कांबली, और लोग उसको बहुत प्यार करते थे। जो क्रिकेट को प्यार करते थे, कांबली को बहुत पसंद करते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, मैंने खेलते देखा उनको। लेकिन वो अनुशासन उनमें नहीं था जो इतने बड़े खिलाड़ी में या इतना बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए चाहिए था। वो अनुशासन सचिन में था। और सचिन कितनी परेशानियों से गुजरा अपने करियर में। उसको टेनिस एल्बो हुआ, और कोई साधारण खिलाड़ी होता तो उसका करियर तो वहीं खत्म हो गया होता। जब पहला मैच खेल रहा था तब उसके चेहरे पे बॉल लगी और वो गिर गया, चेहरे से खून निकलने लगा। स्ट्रेचर लाया गया कि इनको बांध ले जाए, तो उसने कहा कि स्ट्रेचर से हटाइए, सिर्फ मेरे यहाँ पे जरा इसको कुछ बांध दीजिए, खून निकलना बंद हो। और वो ग्राउंड से बाहर नहीं गया। तो वो उसका जुनून तो था ये अपने खेल के प्रति फोकस कि हमको खेलना है तो खेलना है। और फिर वो खेला मैदान में, और कांबली साहब अपने बाकी एक्टिविटीज़ में रहे। तो
उसके बाद वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका फोकस कैसा है, आपको जो हासिल करना है, आपका जो सपना है, आप उसी पर फोकस रखिए, अपना सारा समय उसके लिए खर्च करिए। कलाम साहब के उदाहरण के जरिए हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि सफलता की राह में संसाधन कभी बाधा नहीं बनती, जिसको सफल होना है वो सफल होता ही है, फिर प्रकृति और परिवेश अपने आप उसकी मदद करता है। तो आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। अंतिम 2 बातें कहते हुए, पहली यही कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और दूसरी कहावत जो बहुत पुरानी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ईमानदार रहिए, चरित्रवान रहिए, अपनी सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट इस्तेमाल मत कीजिए, कभी किसी की टांग मत खींचिए, किसी की लकीर को मिटा के छोटा मत करिए, आप उसके बगल में अपनी लंबी लकीर खींचिए अगर आप प्रतिस्पर्धा में हैं। संभावनाएं, स्पेस बहुत बड़ा है, आसमान बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए जगह है। आपको किसी को पीछे करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, अपना सपना तय करिए, अपनी मंजिल तय करिए, और उसको हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दीजिए। आप आगे बढ़ेंगे, आपके पीछे आपके माता पिता, आपका परिवार, सब आपके पीछे खड़े होंगे। और खासकर यहाँ जो लड़कियाँ हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस समय इस देश में लड़कियाँ जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो मोहित करने वाली दृश्य। देश की सीमा पर जब बीएसएफ की लड़कियां कंधे पे बंदूक रख के मूव करती नजर आती हैं, बॉर्डर की रखवाली करती नजर आती है, तो रोमांच होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ साल पहले तक लड़कियों और महिलाओं के बारे में किस तरह की बातें की जाती थी, उनके लिए शब्द बनाया गया था अबला। आज वो शब्द अर्थहीन हो गया। आज कोई फर्क नहीं है लड़का लड़की में, हम उनको सबला भी ना कहें, कोई जरूरत नहीं कहने की। वो लड़की है और वो हर काम कर सकती है जो दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है, और वो कर भी रही है। कई बार तो वो पुरुषों से भी अच्छा और आगे जाते हुए काम करती दिखती हैं, क्योंकि उनमें अनुशासन पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है। हम अपने न्यूज़ रूम में लड़कियों को रखते हैं, उनके रहने से माहौल अच्छा रहता है, लड़के भी अनुशासित रहते हैं। लड़कियां बार बार न्यूज़ रूम से बाहर नहीं निकलती हैं, वो कभी मोबाइल बात करते हुए अक्सर बाहर नहीं जाती हैं। तो लड़कियों से मेरा आग्रह है कि वो खूब मेहनत से पढ़े लिखें, और उनका आगे बढ़ना, उनका सफल होना इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले कुछ सालों में हम विकासशील से विकसित देशों के क्लब में शामिल हो जाएंगे। अभी किसी देश ने कुछ दिन पहले कहा भी कि भारत को विकासशील करना बंद किया जाए, विकासशील देश के नाते उसको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद की जाए, क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं। तो बात सही है, अगले कुछ वर्षों में हम औपचारिक रूप से विकसित हो जाएंगे, और जब हम विकसित देशों के क्लब में शामिल हो, उस समय हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सब भी उन योद्धाओं की कतार में शामिल हो जो अपनी मेधा से, अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से, अपने जुनून से इस देश को इतना आगे ले गए। ये वो पीढ़ी है जो शायद भारत के विश्व गुरु होने का सपना पूरा करेगी। आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और हर सम्मान के पीछे जिम्मेदारी भी छिपी होती है, हर गर्व के पीछे संघर्ष छिपा होता है। आपको भी संघर्ष करना है, आप करेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, ये परिवेश, ये समाज, सब लोग आपका साथ देंगे, आप यशस्वी होंगे, अपना यश बढ़ाएंगे, अपने परिवार का यश बढ़ाएंगे, और अपने देश का यश बढ़ाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your experience with us and setting a good example for all of us. We all feel very privileged to hear you today. Thank you. I would like to request our CEO, Dr. J.N. Gupta, sir, to please share your views. आज के मुख्य अतिथि, इनका भी उद्बोधन आपने सुना, ऐसे श्री सदर गुरुशरण अवस्थी जी, रेजिडेंट एडिटर लखनऊ दैनिक जागरण।
आए हुए अन्य अतिथिगण, अभी मेरे मित्र सुरेश अवस्थी यहाँ बैठे हुए थे, तो मुझे आज किसी कारण रुक गए होंगे, काम के कारण। इस जागरण इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर्स श्री एस पी त्रिपाठी जी, अन्य इंस्टीट्यूट हमारे डायरेक्टर जो कॉलेज की डायरेक्टर हैं डॉक्टर स्मिता दुबे, मैनेजमेंट के डायरेक्टर विद्या चौधरी, डिजिटल एनिमेशन के डायरेक्टर मिस्टर अतीक अहमद और अन्य आए हुए लोग, सभी फैकल्टी के टीचर्स, हमारे प्रिय छात्रों। और स्थिति का जो आज उद्बोधन हुआ, पाथे आपको मिला, मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए जब कभी आप समस्याओं से घिरें तो उस पाथे को याद करें, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और मुझे तो बैठे बैठे ये लग रहा था कि जो कुछ आपको 2-3 वर्षों में करना है, ये आपका ट्रेनिंग हो रहा है, तो केवल ओरिएंटेशन ही नहीं है, तो अंत में क्या करना है, ये दीक्षांत समारोह भी है। आपको सब पढ़ लिखने के बाद जो काम करना पड़ेगा उसका अभी से आपको विधि निषेध उन्होंने बताया है, सारे डूज एंड डोंट्स उन्होंने आपको बताए हैं। आप पत्रकारिता के उसमें आए हुए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। मैं ये केवल जानता हूँ कि मैं यहाँ पर स्थानापन्न के नाते खड़ा हूँ। स्थानापन्न कभी मौलिक नहीं हो सकता। हमारे चेयरमैन श्री YN गुप्ता जी नहीं आ पाए, संभवतः कोई उनका ऐसा अपॉइंटमेंट आ गया, नहीं कभी ऐसे कार्यक्रमों को छोड़ते नहीं हैं। और वो होते तो शायद आपको उनके जीवन की वो अपने बारे में बताते कि उन्होंने पत्रकारिता जी है, पत्रकारिता कैसे जी जाती है उसके साक्षात उदाहरण है। आज जागरण का जो इतना बड़ा व्याप है, पूर्णचंद जी ने तो स्थापित किया था, लेकिन उसको व्याप देने का काम, अखबार आज बिना पैसे के नहीं चलते। पैसा अखबारों के पास विज्ञापन से आता है। विज्ञापन की दुनिया में आज हिंदी के अखबारों में किस प्रकार से विज्ञापन, जिस जमाने में इन लोगों ने काम किया योगेंद्र मोहन जी ने, उसको यदि आप सुनते तो बहुत अच्छा लगता। आपको जो अवस्थी जी ने आज बताई है उसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पत्रकारिता के उसमें जाने के लिए पहले ये तय कर लीजिए कि भाई ये मिशन के नाते आप जा रहे हैं। प्रोफेशन तो है ही है, हर प्रोफेशन एक मिशन होता है। डॉक्टर का प्रोफेशन भी एक मिशन है, और इसलिए वो जो प्रतिज्ञा करता है वो इसीलिए करता है कि भाई हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन आपको हम बचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। भले उसमें से और हम उतने पैसे आपसे लेंगे जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। हो सकता है कुछ लोग इससे विपरीत काम करते हो, पत्रकारिता में भी ऐसे हो सकते हैं। पर पत्रकारिता में आपको बहुत बड़ी चप्पलें घिसनी पड़ेंगी। आपको बड़ा ये जो जितना ग्लैमर दिखता है ना टीवी के एंकरिंग में, उस सारे ग्लैमर को भूल जाइए कि उतना ही नहीं है पत्रकारिता। पत्रकारिता में जो सामने आप देखते हैं उसके लिए कितने लोग पीछे बैठकर काम करते हैं। अवस्थी जी चाहे तो भी बताते, जो बैक ऑफिस बैक डोर में काम करते हैं, जो उनके लिए कंटेंट्स बनाते हैं, जो उनके लिए न्यूज़ बनाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि जब रोज़ GTV में DNA आता है, सुधीर चौधरी बोलते हैं, तो जो कुछ जो बोलते हैं सब उन्हीं का नहीं है, उनको सारा इनपुट दिया जाता है। और सारे इनपुट के बाद तो जिन लोगों को लोग देखते नहीं हैं, या रजत शर्मा की जब जनता की अदालत आती है, जो सवाल वो पूछते हैं, तो सब रजत शर्मा बैठ के हर 7वें दिन के लिए इतनी तैयारी नहीं करते। पूरी की टीम लगती है और उनका रोल भी बहुत बड़ा है। और इसलिए केवल आप एंकरिंग करना या सुंदर चेहरा देखने के पश्चात आप समझते हैं कि इनको बड़ी मान्यता मिलती है, वही पत्रकारिता नहीं। ये सोच के पत्रकारिता के उसमें जाइए कि आपको 10 वर्ष बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तब आपको कोई एक ब्रेक मिलेगा। और उसके बीच में यदि आप कहीं भटक गए, क्योंकि तमाम कठिनाइयाँ आपको करने के लिए आप अपने साथियों की उनको देखेंगे, चकाचौंध देखेंगे, और यदि कंपैरिजन करने लगेंगे कि आज इनको तो इतने पैसे मिल रहे हैं और हम कहाँ आके फंस गए, तो उस समय आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार गंगा यदि हरिद्वार से नीचे आ गई है तो ऊपर जाने का रास्ता नहीं होगा, ये सोच लीजिए। और इसके कारण जब आप बहुत सोच समझ के आपने लिया है, एक अच्छे संस्थान में आए हुए जागरण में, जहाँ पर आपको केवल पढ़ाया नहीं जाता, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, पूरी ट्रेनिंग होती है पूरी। जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि क्राफ्टमैनशिप जो है हमारी पत्रकारिता की है। जैसे हमारे अवस्थी जी ने कहा कि भाई अनुशासन, समय का पालन और खूब पढ़ाई करना। आपने APJ अब्दुल कलाम का जो उदाहरण दिया, उससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने छात्रों ने APJ अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है? उसका हिंदी अनुवाद भी आ गया, उसका मुझे नाम नहीं मालूम है। अब आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, 4 या 5 हाथ उठ रहे हैं, आपके मन में कभी इच्छा क्यों नहीं आई कि इस प्रकार का व्यक्ति, आपको कितने लोगों को मालूम है कि उनका विवाह नहीं हुआ था? अधिकतर आपको ये मालूम है क्या उनका विवाह क्यों नहीं हुआ था? ये बताइए जी, आपको एक व्यक्ति को मालूम है। मैं बताता हूँ जितना मुझे मालूम है। वो जब वो कर रहे थे, DRDO में काम कर रहे थे, तो उसी रिसर्च के उसमें और लैब में थे। उनकी शादी उनके भाइयों ने कन्याकुमारी में तय कर दी। लड़की अपने लड़की के पिता लड़की लेके कन्याकुमारी पहुंच गए। जिस तारीख को शादी होनी थी ये भूल ही गए। लैब में काम करते करते 13 दिन बाद याद आया कि इस तारीख को तो मेरी शादी होनी थी। और इसके बाद जब ये नहीं पहुंचे तो उस लड़की की शादी किसी दूसरे से हो गई और फिर जिंदगी भर एक कुंवारे रहे थे। तो अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए किस प्रकार से कमिटमेंट होता है, ये APJ अब्दुल कलाम इसमें पढ़िए। और वो जैसा आपने बताया कि उनके वो बिल्कुल एवरेज थे। ऐसे ही मैंने साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री भारतवर्ष की साइंस जो सबसे बड़ी साइंटिफिक वो थी, उसके मास्लेकर को सुना हुआ। खुद उन्होंने अपने बारे में बताया कि भाई हम कैसे 10 किलोमीटर चल के जाते थे हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए, और कैसे हम हमारे विज्ञान के प्रति हमारी रुचि हुई। तो आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपको उसमें जीना पड़ेगा, वही पीना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा, वही सोना पड़ेगा, तब आप में प्रतिभाएँ प्रस्फुटित होंगी। आप जब एक मिशन के लिए काम करते हैं तो एक एवरेज आदमी के अंदर बहुत प्रतिभाएँ जागृत हो जाती हैं। जब आप दुनिया भर के तमाम डाइवर्सिफिकेशंस करते हैं, ये सब अवस्थी जी ने बताया, मैं समझता हूँ कि उनका ओरिएंटेशन आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अवस्थी जी ने तो जैसे बताया कि भाई परिश्रम के बिना आपको इंद्रधनुष यदि देखना है तो बरसात में भीगना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा साहित्यिक उदाहरण है। मैं अपनी माँ का उदाहरण बताता हूँ। अपर थी और वो अक्सर कहा करती थी कि भाई किसी को स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। मतलब आप देखिए कितनी छोटी सी बात है, उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं था कि स्वर्ग पाने के लिए तो आपको मरना ही पड़ेगा। कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको मरना पड़ेगा, यानी काम करना पड़ेगा, और इसलिए आप उसके लिए तैयार हैं। आज आप देखिए कि कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है देश के अंदर। ये नौजवानों का देश है, लेकिन अब राइट टाइप ऑफ पर्सन व्हेन यू गो टू फाइंड इट आउट, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। मैं इसको कहा करता हूँ कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। बाहर में पानी पानी तो सब तरफ बह रहा, पीने के लिए पानी आपको नहीं है। सब तरफ लोग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोफेशन के लिए व्यक्ति ढूंढने जाएं, एक स्टेनो ढूंढने जाएं, एक अच्छा ऑपरेटर ढूंढने जाएं, आपको नहीं मिलेगा। एक राइटर ढूंढने जाएं, आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए सारे, मैं तो वाणिज्य का छात्र रहा हूँ, प्राध्यापक रहा हूँ, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं। जब कभी आप किसी अच्छे उद्योगपति से पूछें कि वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, आप पढ़ के निकल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, किताबें पढ़ना बंद कर दिए। कितने लोग, हम लोग कितनी किताबें पढ़ते थे, अब तो पुरानी किताबें नहीं मिलती। मुझे याद है कि परेड में जहाँ नवीन मार्केट बनी वहाँ पुरानी किताबें हम लोग खरीद के लाते थे, या दिल्ली के दरियागंज में कितनी पुरानी किताबें मिलती थी और लोग उसको खरीदते थे, पढ़ते थे, बड़े बड़े लोग जाते थे। तो आपको पढ़ने की आदत नहीं है, और यदि ये पढ़ने की आदत आपने डाली नहीं तो आपका आगे आने वाला समय भी आपको बहुत, ये जितना आप ये इंटरनेट आपकी सुविधा के लिए है, तो आप क्या कट एंड पेस्ट करते हैं, इसलिए कोई नॉलेज आपको नहीं होती, ना आपको डेप्थ है ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए 10 मिनट है, मैं ये इसलिए आपकी जो सीट है वो लेके आया हुआ हूँ कि 10 मिनट है, कि आप अभी कश्मीर के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ा कि 35 से 370 के बारे में आपके अंदर उत्सुकता पैदा हुई कि नहीं, कश्मीर क्या था, कैसे हुआ। मैंने तो कहीं पढ़ा कैसे हरि सिंह के पास आया, डोगरा साम्राज्य कैसे बना। आपने अभिनव गुप्त का नाम सुना है क्या वहाँ पर? क्या आपने शारदा पीठ का नाम सुना है क्या? कश्मीरी पंडित क्यों कहते हैं? उनसे जाति नहीं, सभी ऐसे जो थे उनको सबको कश्मीरी पंडित कहते हैं, चाहे जो जाति के हों। ये कैसे वहाँ से, ये सारी जो हिस्ट्री है 1948 में कैसे हुआ, ये आपके मन के अंदर उत्सुकता केवल अखबार में पढ़ाने उसके पढ़ते कि भाई कश्मीर के बारे में हमें कैसे, इसको डालते हैं इंटरनेट पे। 1840 में और महाराजा हरि सिंह के और जो ग्रैंड फादर थे, अंग्रेज़ों ने 40 लाख रुपए में इनको बेचा था। पूरा जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है आप समझ लीजिए, उस समय के 40 लाख रुपए में दिया गया था इनका। और इस प्रकार की मैंने आपके अंदर ये उत्सुकता पैदा होनी चाहिए। और आज के ज़माने में
इसलिए अखबार कभी पुराना नहीं होने वाला है, कितना भी डिजिटल मीडिया हो जाए, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया तो हमेशा पड़े रहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में उसके कंटेंट्स के, उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी कभी कभी बहुत बड़ा और कुठाराघात होता है। मैं दो बातें बोल के अपनी बात समाप्त करूँगा कि भाई आप यदि उसमें जाते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, 3C फॉर यू। व्हाट इज वन? आपके अंदर कंटेंट्स होने चाहिए। कंटेंट्स कहाँ से आएगा? यदि आप पढ़ेंगे नहीं, विभिन्न चीज़ें पढ़ना, कोई आप साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, या आप कोई दूसरा विषय नहीं पढ़ सकते, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। आप यदि एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी ये नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर अच्छे पत्रकार कभी नहीं बन सकते। आप सवाल कैसे पूछेंगे? यदि किसी का पत्रकार का आप इंटरव्यू लेने गए हैं तो आपके अंदर, आप इस चीज़ को देखिए कि जो एंकर होते हैं, जो ये लेते हैं इंटरव्यू, उनके अंदर कितनी प्रतिभा रहती है कि ऐसे सवाल पूछते हैं कि लोगों को जवाब देने में, तो ऐसे थोड़ी आता है। तो आपके पास कंटेंट्स होना चाहिए। कंटेंट्स भी उसके बाद फिर जब आप न्यूज़ देते हैं, आप केवल अपने विचार प्रकट करने के लिए नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूज़, केवल झूठी न्यूज़ देने के लिए नहीं, किसी के बहकावे में न्यूज़ देने के लिए नहीं, आज के तमाम जो एरो जर्नलिज्म कहते हैं उस पर मत पड़िए। आपका कंटेंट्स हो, आपकी क्रेडिबिलिटी हो। यदि दैनिक जागरण ने कुछ छापा है तो सही छापा है, उसको आपने वेरीफाई किया है। यदि आप किसी के बारे में कुछ छाप रहे हैं तो जिसके बारे में छाप रहे हैं उसके लिए भी आपको पूछते हैं कि भाई आपके बारे में समाचार आया है, और उसके भी विचार को आप छापिए। ये आप कंटेंट्स और क्रेडिबिलिटी, और फिर आपका कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट इस देश के समाज की सेवा करना है, लोगों को अच्छी न्यूज़ देना है। अच्छी न्यूज़ का मतलब सही न्यूज़ देना है, ट्रांसपेरेंसी आपको देनी है, बेईमानी की न्यूज़ नहीं देनी है। और अभी मैं एक टीवी देख रहा था, उस टीवी में एक चर्चा आ रही थी कि ग्लोबल बना हुआ है, यदि मैं शब्द नहीं भूल रहा हूँ अंग्रेजी का, तो मैंने खोल के देखा कि भाई ग्लोबल का मतलब क्या होता है। और उस ग्लोबल का मतलब वो है कि कुछ ऐसे ग्रुप बन जाता है, जर्नलिस्ट का बन गया, मीडिया पर्सन्स का हो गया, जो किसी सरकार या किसी व्यक्ति के बारे में झूठी मूठी तमाम प्रकार की चीज़ें जो फेक न्यूज़ करते हैं, लगाते हैं, उस पर एक चर्चा आ रही थी। तो आप इस चीज़ को देखिए कि उस चक्कर में न पड़िए, और यदि आप करेंगे जो सीधे ने आपको बताया कि आप अपनी पढ़ाई करेंगे, परिश्रम के से आप पीछे नहीं हटेंगे। और आप अपने प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, इस उम्र का 67-68 साल का आदमी यदि 18 घंटे काम कर सकता है, और आप कभी चेहरे पर आपने शिकन नहीं देखेंगे, कभी बड़ी भारी उत्तेजना नहीं देखेंगे, तो ये गुण एक दिन में नहीं आते, आपको उसको करना पड़ता है। और यदि करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। फिर आपको लिए, जैसे आपने शुरुआत की कि आप बिग ड्रीम्स, सपने जो भी देखेंगे पूरे होंगे। यदि आप सपने देखने के बजाय शॉर्टकट में हर चीज़ हमें शॉर्टकट मिल जाए, मैं कभी कभी उदाहरण दिया करता हूँ कि आप किसी बड़े आदमी के घर में गए, करोड़पति के घर में गए, उसके ड्राइंग रूम में बैठे, तो आपके मन के अंदर किस प्रकार का भाव आता है? आपके अंदर बहुत ब्लैक मार्केट में पैसा पैदा करके इसने इतना सारा बनाया हुआ, ये भाव आता है। आपके मन में ये क्यों भाव नहीं आता कि इसने कितनी मेहनत की होगी? आप उसको, मतलब आप सोचने का पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई आज इनके पास इतनी संपन्नता है तो इन्होंने मेहनत कितनी की होगी? इस चीज़ को यदि आप सोचेंगे, अपने सोच को विधायिका जिसको कहते हैं विधायी रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, किसी निगेटिव उसके लिए, जैसा उसने ने कहा कि छोटी लाइन को मिटाइए मत, अपनी बड़ी लाइन खींचे ना। आप जब अपने कर्तव्य से, अपने ट्रांसपेरेंसी से, आपकी जो इंटीग्रिटी होनी चाहिए वो केवल इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, केवल प्रमाण नहीं, प्रमाणिक दिखनी चाहिए कि आप प्रामाणिक आदमी हैं। और इसलिए अपने प्रोफेशन के साथ कोई आप कंप्रोमाइज़ मत करिए, अपने साथ काम करने वालों को नीचे मत गिराइए, अपने साथ पढ़ने वालों को नीचे मत गिराइए। और इसलिए मैं आजकल पंडित दीनदयाल जी को कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं उनके साथ रहा भी हूँ। मुझे एक भाषण शायद काशी विद्यापीठ में देने जाना होगा, तो अब मैं भूल चुका हूँ, तो मैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसी उनकी ट्रांसपेरेंसी की एक उदाहरण मिला कि दिल्ली से वो चले और उसमें संघ के आरएसएस के गुरु गोलवलकर थे, उनके साथ बैठने के लिए। वो शायद प्रथम श्रेणी हुआ करता था, एसी नहीं होता था, फिर सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होता था, ये सेकंड या थर्ड क्लास में इनका टिकट था। तो दिल्ली से लेके वो और कानपुर तक उनके साथ बातचीत करते हुए आए, और कानपुर में जब उतरे, उनको उतरना था दीनदयाल जी को, तो उन्होंने उनके बारे में पता चलता है कि वो टीटी को ढूंढ रहे थे, तो टीटी मिल गया उनका। देखो भाई, मेरे पास सेकंड क्लास का टिकट था, लेकिन मैं दिल्ली से लेके कानपुर तक
प्रथम श्रेणी में बैठ के आया हूँ बात करते हुए, आप इसका डिफरेंस हमसे ले लीजिए। टीटी उनको देखने लगा और वो कहने लगे जाइए अब आप तो आ गए कानपुर, अब आप जाइए, कोई ज़रूरत नहीं। उनका आपको ज़रूरत नहीं होगी, हमको ज़रूरत है, हमें रसीद बनाइए, इसका डिफरेंस लीजिए। ये होता है ट्रांसपेरेंसी। किसी के लिए हम ईमानदार और बेईमान नहीं हैं, हम अपने लिए ईमानदार और बेईमान हैं। जब ऐसे लोग होंगे तो देश फिर आगे बढ़ेगा। फिर देश में मॉनिटर रखने की ज़रूरत नहीं है, मेट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर पुलिस फौज फटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर आदमी डिसिप्लिन हो जाए तो फिर ये मोटर व्हीकल एक्ट के फाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार से यदि अपने जीवन को बिताएंगे, मैं कोई आपको वो चीज़ें करने के लिए तो नहीं, लेकिन मैं आप आए हैं। आज जो टीवी है, हम दिल्ली में कहीं बैठे थे टीवी स्टूडियो में, उनके जो मालिक थे उनका कि सर ऐसा है कि टीवी 3 C से चलता है। हमने कहा वो कौन से 3 C है भाई? तो एक उन्होंने कहा कि क्रिकेट का कोई हो तो कितना भूत पूरे दिन क्रिकेट आता है। दूसरा सेलिब्रिटी, मैंने उसने क्या खाया, उसका जन्मदिन है, कौन आया, किस पर कितना समय उसमें लगता है, आप उससे कितने। और थर्ड इज क्राइम। रात में 11 बजे क्राइम फाइल आती है, या आप जब घर के लोग सो जाए तो क्राइम फाइल देखिए और फिर आप भी उसी प्रकार का काम करिए। आज ये टीवी आपको जिस प्रकार का ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके संस्कारों पर, आपकी संस्कृति पर जिस प्रकार से अटैक कर रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आपका ये जो स्मार्टफोन है ये आपको वो सब चीज़ें सिखा रहा है। आज इतने दुनिया भर के रेप और ये हो रहे हैं, जिनको जो 15-16 साल के बच्चे जो हम लोग कभी कुछ जानते नहीं थे, आज वो इतनी चीज़ें जानते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये आपको डेविएट करने वाली चीज़ें हैं। अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया में अपने को मत बताइए, उतना ही देखिए जितना आवश्यक हो, जिनको एडिक्शन हो गया है। इसलिए टीवी को तो अमेरिका में इडियट बॉक्स कहते ही हैं। आप इडियट का मतलब अंग्रेजी में जाए तो पैदाइशी बेवकूफ़ होता है, तो आप उसको क्यों इडियट बॉक्स को इतना देखते हैं? हम सब लोग उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। उतना समय यदि किताबों में आप करें तो देखिए आपको ये जो हिंदी की बात कही, आज सरकार भी क्या करती है, हिंदी को ऑप्शन विषय के अंदर डाल दिया है। CBSE और ICSE में देखिए बच्चे लेते ही नहीं, उनको कुछ आते ही नहीं हिंदी लिखना, और टूटी फूटी अंग्रेजी जिसको हैंड्सअप और स्लैंग्स उनको आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। ना अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है। ये दुर्दशा हम लोग बना रहे हैं। शिक्षा पद्धति में हम ये आज तक नहीं तय कर पाए कि हमें किस प्रकार की शिक्षा पद्धति देनी है, अगले 50 वर्षों के लिए कौन सी पीढ़ी निकालनी है। कभी दर्जा 6 को 7 करते रहे, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा करते रहे, उससे जी को मालूम होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रकार का विजन हमारा नहीं था। तो आपके अंदर 3 चीज़ें और आ जाएँ, आपके कंटेंट्स, क्रेडिबिलिटी और कमिटमेंट की आप जो काम कर रहे हैं, और फिर 3 चीज़ें आपके व्यक्तिगत जीवन में आनी चाहिए। वो है आपका विजन। आपका विजन नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करना है आपके मन बिल्कुल तय होना चाहिए। फिर विजन हो और वाइटलिटी नहीं है आपके अंदर, ताकत ही नहीं है। फिट इंडिया की बात चल रही, तो करेंगे कैसे अपने विजन को? और फिर वैल्यूज का मतलब है कि एक जीवन किस प्रकार का आप जीते हैं, कि ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो आप जिस क्षेत्र में चले जाएंगे, जिस दीवार पर हाथ मार देंगे, उससे आपको पानी निकल आएगा। फिर आपको किसी कॉम्पिटिशन और आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि यदि चेयरमैन होते तो आपको बहुत ही अच्छी मीडिया के बारे में बातें सुनने को मिलती। और मैं पार्टी जी से अनुरोध करूँगा कि किसी दिन का पूरे इन लोगों के बीच में भाषण कराएं इन शब्दों के साथ। अवस्थी जी लखनऊ से आए, मैं सुन के खुद बड़ा आनंदित हो रहा था। मेरा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कभी आवश्यकता हो तो मैं अपने बड़ी जी को कहूँगा कि ऐसे एक तो उनके वर्कशॉप कराएं जो वाकई में आपको प्रेरणा दे सके। इन शब्दों के साथ मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening the students with your words of wisdom. Now, I would like to request our director, Shri S.P. Tripathi, sir, to please present a memento to our honorable chief guest. I would now like to request our CEO, Dr. J.N. Gupta, sir, to please present a token of gratitude to our honorable chief guest. Coordinators, please. Thank you. Thank you. With this, we have come to an end of our orientation program. I request our faculty member, Mrs. Ashrita Shukla ma'am, to please come upon the stage and present a vote of thanks.
Gratitude is the healthiest of all human emotions. The more you express your gratitude, the more stronger you are. With this note, on behalf of Jagran Institute of Management and Mass Communication, it's my pleasant duty and privilege to propose hearty vote of thanks in this orientation program. We extend our heartfelt thanks to our Honorable Chief Guest, Shri Sadhguru Sharan Awasthi Ji, Resident Editor, Dainik Jagran Lucknow, for your valuable time. Sir, you started your speech by quoting the example of Dr. APJ Abdul Kalam, which was both enlightening and thought-provoking. I'm sure all the students have taken note of your benevolent words. We appreciate your candor and openness towards the topic. Sir, we are thankful to you for sharing valuable insight from your extensive experience. We are extremely fortunate to have your blessings, which will go a long way in enriching and motivating students. You quoted various real examples in your speech, which made more clarity in understanding. We all are inspired by your great words. Thank you once again. We owe a special thanks to our management, Shri Vayan Gupta Ji and Mrs. Ritu Gupta Ji for their continuous support. Further, I would like to extend our profound gratitude to CEO Dr. J.N. Gupta Ji for being a pillar of strength. Sir, we look upon you as your vast knowledge and acumen on the subject is remarkable and priceless for this organization. The successful culmination of this 15th orientation program owe much to the guidance and support by our director, Shri S.P. Tripathi Ji. His untiring efforts and unwavering commitment for the institute is an inspiration. We are also thankful to Dr. M.P. Gupta, Director Jagran College, Dr. Divya Chaudhary, Director Jagran Institute of Management, Mr. P. Kamat, Director Jagran Institute of Digital Animation, Dr. Asmita Dubey, Assistant Director Jagran College, and all the dignitaries of Jagran Education Foundation for their support and gracious presence today. We also thank all the distinguished invitees for their presence in this event. We would also like to express our deep appreciation to all the faculties and staff for their presence. Our heartfelt thanks to media and technical support team, and I cannot forget to thank student volunteers for their untiring efforts. Once again, my best wishes to all the students and my sincere thanks to all of them. Have a nice day. I would like to request everyone to please rise for the national anthem. जय गणे मने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा